आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिटर्न फाइलिंग। ठीक है, ये आपकी स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 18-19 हो सकता है, आई थिंक 18-19 है। और आज हमें इसकी बात करनी है, क्या होता है रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट प्रोसीजर, इसको ध्यान से समझिए आप। देखिए, हमने अभी तक इनकम टैक्स के सारे रूल्स पढ़े कि कैसे हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम इनकम फाइनलाइज करते हैं और कैसे हम इनकम के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी, राइट। अब सवाल ये निकल के आता है इसमें कि सर ये तो कैलकुलेशन हमने की, इसमें डिपार्टमेंट का तो अभी तक कोई लेना देना है नहीं। हम तो हो सकता है जानबूझ के ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, ज्यादा एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे और इनकम कम दिखा देंगे। बताओ क्या सारा हमारे हाथ में है? क्या सब कुछ अभी तक हमारे ही हाथ में है? हमने ही पढ़ा है, हमें ही टैक्स कैलकुलेट करना है, हमें डिपोजिट करवाना है, तो इसमें डिपार्टमेंट का क्या रोल है? तो इसके लिए ये चैप्टर आपको समझना जरूरी होता है, राइट। तो समझिए क्या सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि सर क्या हमें जो भी कैलकुलेशन हमने की है और जिस तरीके से भी की है कैलकुलेशन, क्या हमें डिपार्टमेंट को बताना होगा? तो आंसर इज यस, आपको डिपार्टमेंट को बताना होगा। दैट मीन्स अगर आप एसएससी है तो आपको ये डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने अपना टैक्स कैसे कैलकुलेट किया और कब जमा करवाया। ठीक है, और वो सारी डिटेल देने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। क्या फाइल करनी पड़ती है? रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसे हम ITR इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, राइट। इनकम टैक्स रिटर्न को मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूँ कि सबमिटिंग particulars of income, सबमिटिंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम, अपने जो भी इनकम हुई है, जो भी टैक्स बना है, उसकी डिटेल सबमिट करना, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दिस इज कॉल्ड ITR फाइलिंग, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, राइट। ओके, अब ये जो ITR फाइलिंग होगी सर, ये कैसे होगी और कहाँ होगी? तो देखिए, इसके दो मोड होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन, राइट। दोनों ही मोड में आप रिटर्न भर सकते हैं, पर हालांकि ऑफलाइन रिटर्न अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली सीनियर सिटीजन who do not have तो ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकते हैं। ऑफलाइन सिर्फ वो सीनियर सिटीजन भर सकते हैं, और वो भी वो वाले सीनियर सिटीजन जिनका रिफंड नहीं बनता। अगर रिफंड बनता है तो उन्हें भी ऑफलाइन रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी, राइट। अब ये चाहे आप ऑफलाइन रिटर्न भरें और चाहे आप ऑनलाइन रिटर्न भरें, आपको अपना रिलेवेंट फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें 7 तरीके के फॉर्म आते हैं, जैसे ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6 और ITR 7। ये 7 फॉर्म इसमें आते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर कौन सा अप्लीकेबल है वो आपको देखना है, और अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करके उसको फिलअप करना है, समझ गए? ओके।
सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्म हमारे ऊपर अप्लीकेबल है? तो उसके लिए आपको आराम समझना है कि भाई मेरे लिए अप्लीकेबल होगा, तो उसमें वहां पे लिखा हुआ रहता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी इनकम टैक्स ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की थी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ITR 1 to 7 दिख रहा है आपको? अब 1 पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको बता देगा कि ये फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। देख पा रहे हैं? For individual being a resident other than non-ordinary resident having income up to ₹50 lakh from one house property and other source and agricultural income. अगर इसके अलावा कोई आपकी इनकम है तो फिर आपको ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। दिख पा रहे हैं? पहली 2 लाइन में एप्लीकेबिलिटी बता दी गई। ITR 2 अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग PGBP, ऐसे इंडिविजुअल और HUF जिसकी बिजनेस इनकम नहीं है वो ITR 2 कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आपको अपना फॉर्म सेलेक्ट करना होता है और अकॉर्डिंगली अपना रिटर्न फाइल करना होता है, राइट? चलिए अब देखिए आप, तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फाइल करेंगे और फाइल करने के लिए अभी जो मैंने आपको साइट बताई, साइट का नाम रहेगा आपका incometax.gov.in। ओके, incometax.gov.in रहेगा। यहाँ पे आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, राइट? ओके, अब जैसे ही आप ये रिटर्न फाइल करेंगे, फॉर्म चाहे कोई भी हो, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी फॉर्म हो, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं ITR V। कुछ लोग ITR V बोलते हैं, कुछ ITR 5 बोलते हैं, रोमन में ये 5 है, तो जो भी आपको सुटेबल लगे आप बोल सकते हैं, राइट? एक्नॉलेजमेंट बनता है। एक्नॉलेजमेंट समझते हैं? जैसे हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं, कोई भी फॉर्म अगर हम भरते हैं तो उस फॉर्म में क्या होता है, लास्ट में एक स्लिप बनती है जिसमें समरी लिखी हुई रहती है कि हमने क्या क्या चीजें भरी है, कौन सा मोड लिया है, कैसे पेमेंट किया, वगैरह वगैरह सारी जानकारी होती है, राइट? और वो फॉर्म का प्रिंट निकाल के हमें इंस्टीट्यूट में या डिपार्टमेंट में जमा करवाना होता है। ऐसे ही होता है ना, जब आप फॉर्म जमा कराते हैं तब तो बहुत सारी चीजें भरनी पड़ती है, पर लास्ट में उसकी एक समरी बन के निकलती है और उस समरी को ही आपको लेके जाना होता है या जमा करवाना होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ITR V बनता है और ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना है। आप ऐसा मान लीजिए, अब सर जमा करवाना है मतलब, सुनिए, एक ऑफिस बनाया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेंगलुरु में, जिसका नाम है CPC। क्या नाम है? CPC। CPC का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर मतलब सारे इंडिया की जितनी भी रिटर्न फाइल होती है सारी यहाँ पे जाती है बेंगलुरु में, राइट? और यहाँ जाके यहाँ पे इनका सेटअप बना हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है और वहां पे आपकी रिटर्न को प्रोसेस किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है, राइट? तो ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पे भी रिटर्न भरिए, सारी रिटर्न बेंगलोर ही जाएगी। अब सवाल आता है कि हमें इस ITR को यहाँ भेजना है, ITR V जो हमने निकाला है एक्नॉलेजमेंट, उसको हमें यहाँ भेजना है, समझ गए? तो यहाँ भेजने के आपके पास कई मोड होते हैं, उनमें 3 मोड में आपको स्पेशली बता रहा हूँ। ये फॉर्म आपका यहाँ जाना है और साथ में इस प्रूफ के साथ जाना है कि आपने इस पे साइन किए हो। तो सबसे आसान तरीका है, आप इसका प्रिंट निकालिए, उस पे साइन कीजिए और स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट भी कर सकते हैं। बताइए, सबसे आसान तरीका है, आप इसका प्रिंट निकालेंगे, इस पे अपने सिग्नेचर करेंगे और इसको पोस्ट से भेज देंगे। आसान है तरीका ये सबसे। अगर आपको लगता है
कि भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, या फिर प्रिंट निकालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या गवर्नमेंट ने भी सोचा कि भाई इसमें तो पेपर बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे, हर साल 6-7 करोड़ रिटर्न भरते हैं तो उतने पेपर तो वेस्ट होंगे होंगे, तो इससे अच्छा इसको क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक कर दिया जाए। तो उन्होंने डीएससी का इस्तेमाल किया, जिसको हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कहते हैं। आप उससे इसको साइन कर सकते हैं। उससे अगर आप इसको साइन करते हैं तो आपको ये भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे पहुंच जाएगा, राइट। और अब जाहिर सी बात है, डीएससी सबके पास तो नहीं होता, नहीं एक आम आदमी तो डीएससी नहीं लेता है, जिसका अच्छा बिजनेस होता है या जो पोस्ट पे होता है वो लेता है। तो आपके लिए भी एक ऑप्शन किया गया जिसको बोलते हैं ई वेरीफाई। क्या बोलते हैं? ई वेरीफाई। ई वेरीफाई का मतलब आप अपने आधार के नंबर से, आधार कार्ड आपके पास है उसको लिंक करवा देंगे और उसके नंबर पे एक ओटीपी भेजेंगे आपको, और उस ओटीपी के जरिए इसको ऑथेंटिकेट करवा देंगे, ठीक है। तो ओटीपी दर्ज करना, यहाँ पे आप ओटीपी जैसे ही एंटर करेंगे दैट मीन्स आपने साइन कर दिया, राइट। और वो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक सीपीसी पहुंच जाएगा, आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब पहले वाले केस में जब आप साइन करते हैं तो ही पोस्ट करने की जरूरत है आपको, उसके अलावा दोनों केस में अपने आप बेंगलोर पहुंच जाता है आपका डॉक्यूमेंट। बता दीजिए एक बार, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, सीपीसी मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ओके। चलिए, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आपकी रिटर्न जब यहाँ पे पहुंचेगी, कहाँ पे? बेंगलोर पहुंचेंगे, तो भैया वो क्या करेंगे वहां पे आप हमारी रिटर्न का? तो देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। आप ये मानिए यहाँ पे इंसान नहीं चेक करता है, कंप्यूटर चेक करता है। इनका कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है और उस सिस्टम में सारी डिटेल डाली हुई है कि कैसे चेक करना है, राइट। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि आपने जो रिटर्न भरी है उसमें कुछ कमी तो नहीं है, उसमें कुछ कमी तो नहीं है। कई बार कमी कैसे हो सकती है समझिए। मान लीजिए आपका अपनी रिटर्न में नाम है रमेश शर्मा, ठीक है, आपने अपने रिटर्न में क्या नाम भरा? रमेश शर्मा, राइट। जबकि पैन कार्ड में आपका नाम है रमेश कुमार शर्मा, तो क्या ये मिसमैच हो रहा है? हाँ, तो वो आपको वापस भेज देगा आपकी रिटर्न, मतलब एक नोटिस भेज देगा कि भैया आपका नाम जो आपने रिटर्न में भरा है और जो नाम आपने वहां पे भरा है पैन कार्ड में आपके हैं, दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हो रहे हैं वो आप हमें बताइए, ठीक है। दूसरा रीजन, आपको याद होगा हमने 44AA सेक्शन पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, नोटिस ऑनलाइन, नोटिस ऑनलाइन। तो जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट पढ़ा, हमने पढ़ा कि 10 लाख से ऊपर टर्नओवर हो, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 25 लाख से ऊपर टर्नओवर हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पे एक फॉर्म आता है जिसमें आप वो रिटर्न भरते हैं जहाँ पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका टर्नओवर तो है 25 लाख से ज्यादा, मैं प्रैक्टिकल केस बता रहा हूँ जो हो चुका है, जो मैंने सामने देखा हुआ वो केस होता है। आपका टर्नओवर तो है 25 लाख से ज्यादा, पर आपने फॉर्म वो भर दिया जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डिटेल नहीं देना होता। अभी आ रही आवाज? अभी आवाज आ रही? ओके। तो आपने फॉर्म तो ऐसा सिलेक्ट कर लिया जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखना होता है, कहीं डिटेल जाती है उसकी, और जबकि आपने टर्न ओवर भरा 25 लाख से ज्यादा, तो क्या वो आपको नोटिस भेज सकते हैं कि भैया आपने जो टर्न ओवर बोला उसके हिसाब से आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए लायबल हो, तो आप हमें हमारे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके क्रिमिनल बैलेंस की सबमिट करें।
राइट। आपने सेक्शन गलत भर दिया, रिटर्न जब भरते हैं तो सेक्शन पूछता है कौन से सेक्शन में भर रहे हो, वहां पे गड़बड़। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसमें अगर आपको उनकी रिटर्न में आपकी रिटर्न में उनको कमी लगती है तो वो आपकी रिटर्न के लिए आपको एक नोटिस देते हैं और उसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव रिटर्न। अभी ये नहीं बोल रहे कि रिटर्न में कुछ गड़बड़ है, अभी ये बोल रहे हैं कि रिटर्न में कुछ क्लरिकल या टाइपिंग या फिर भरने में कुछ गड़बड़ है। इनकम चुराना नहीं चुराना वो कुछ नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं, अभी तक सिर्फ इतना है। इट जस्ट लाइक दैट सिंपल। जैसे आप कहीं पे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या इंस्टीट्यूट में फॉर्म जमा करवाने गए, कभी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी इंस्टीट्यूट में फॉर्म जमा करवाने गए भर के, हाथों से भर के, ऑनलाइन नहीं। तो जब आपको फॉर्म भर के लेके जाते हैं तो वो फॉर्म को देखते हैं, वैसे करते हैं अरे भाई यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा तुमने, यहाँ पे अपना नाम लिखो, यहाँ पे साइन करो, वापस लेके जाओ, उसको सही करके लाओ, ऐसा देखते हैं वो आपको। इट जस्ट लाइक दैट, बस ये वैसा ही है सेम टू सेम। डिफेक्टिव रिटर्न बोलने का मतलब आपका फॉर्म चेक हुआ, उसमें जो कमियां थी बोला भैया पहले ये ठीक करके लाओ फिर बात करें, देखो। हाँ, बैंक में भी होता है। ओके, तो डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब वैसा ही। अच्छा, अब आप अपनी डिफेक्टिव रिटर्न को ठीक कर देते हैं या फिर आपकी रिटर्न में कोई कमी नहीं मिलती है तो आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है। तो आपकी रिटर्न क्या होती है? प्रोसेस होती है। ओके, आपकी रिटर्न क्या होती है? प्रोसेस होती है। अब एक तो होती है जनरल चेकिंग। मैं अभी तक कोई प्रोविजन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके माइंड में थ्योरी बना रहा हूँ। अगर ये समझ गए तो प्रोविजन बहुत आसान लगेगा। एक तो होती है जनरल चेकिंग और एक डिपार्टमेंट करना चाहता है डिटेल्ड चेकिंग। तो जनरल चेकिंग करनी होगी तो वो कंप्यूटर से ही चेक कर लेंगे और उसमें दो चीजें चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे? एक तो अर्थमेटिकल एरर, बताइए ये गलती हो सकती है, कोई कैलकुलेशन गलत कर दी हो, कोई परसेंटेज गलत निकाल दिया हो, ऐसी हो सकती है। yes. तो वो तो कंप्यूटर ही चेक कर लेगा। और दूसरा चेक करेंगे इनकरेक्ट क्लेम। आपने कोई क्लेम गलत तो नहीं कर रखा, जैसे कि आप टेस्ट में एसीसी में आपने 1,80,000 का क्लेम कर लिया, जबकि हमने पढ़ा हुआ है एसीसी में 1,50,000 रुपए ही छूट मिलती है, तो फिर वो कंप्यूटर उसको करेक्ट कर देगा। आगे बात है। तो अर्थमेटिकल एरर या इनकरेक्ट क्लेम है, उनको जनरल चेकिंग में चेक करके आपको एक इंटीमेशन भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? इंटीमेशन। इंटीमेशन का मतलब क्या होता है कि हमें आपकी रिटर्न मिल गई है, हमने आपके रिटर्न को चेक कर लिया है, इट्स ओके, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसको बोलते हैं इंटीमेशन। बोलो जी, क्लियर है यहाँ तक बात? अगर उनको डिटेल चेकिंग करनी है तो वो आपकी करते हैं, आपको भेजते हैं स्क्रूटनी। नाम सुना है? स्क्रूटनी नोटिस। आपको क्या भेजते हैं? स्क्रूटनी नोटिस भेजते हैं। स्क्रूटनी नोटिस का मतलब ये है कि आप आइए, अपने डॉक्यूमेंट लाइए और हमसे मिलिए, है ना? चलो बुलावा आया है, ये हो जाता है आपके लिए स्क्रूटनी नोटिस। समझ गए? तो इसकी बात हम आगे करेंगे कि वहां बुला के क्या करते हैं। यहाँ तक एक बार शॉर्ट में बता दीजिए, जितनी बातें मैंने आपको समराइज की है उसमें किसी को कोई डाउट? डिटेल चेकिंग बताएंगे अभी, वो उसमें आएंगे, अभी बहुत दूर है। अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि डिटेल चेकिंग के लिए आपको बुलाते हैं। अब बुलाएंगे कैसे, कितने टाइम में, फिर क्या करेंगे, वो सब बता रहा है। ऑफलाइन रिटर्न सिर्फ सीनियर सिटीजन भर सकते हैं, वो भी वो वाले सीनियर सिटीजन जिनका रिफंड नहीं बनता। बाकी अगर कोई भी पर्सन भर रहा है तो उसे ऑनलाइन ही भरेगी, ऑफलाइन रिटर्न का ऑप्शन है। भाई अब सुनते क्यों नहीं पूरी बात? जिनका बोला ना डिटेल वाला, डिटेल चेकिंग वाली बात मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताऊंगा।
अभी तक मैंने इतना बताया कि एक जनरल चेकिंग करते हैं जो कंप्यूटर करता है, एक डिटेल चेकिंग होते हैं जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर करता है। बस अभी इतनी बात बताया। और उसमें वो आपको कहते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट लेके हमारे साथ आओ, हमसे मिलो। बस अब मिलके क्या होगा वो बातें करेंगे ना आगे, तो मैं समझ नहीं आ रहा। ओके, अब सुनिए आप। अब सर आगे एक बात समझ में नहीं आती कि क्या रिटर्न सबको भरनी है, क्या रिटर्न सबको भरनी है क्या? तो नहीं, सबको तो नहीं भरनी। अब सबको नहीं भरनी तो पहले ये बताओ हमें कि ये सारी प्रोसेस किसको करनी है? Who? कौन, किसको रिटर्न भरनी है? प्लस रिटर्न भरने के लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट इज रिक्वायरमेंट? समझे? रिटर्न किसको भरनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर कब कब भरनी है? क्या ये भी सवाल आपने, कब भरनी है, कैसे भरनी है? ये तो बता दिया ना आपको, हाउ। क्या इस बात का जवाब दे दिया आपको कैसे भरनी है? ये तो बता दिया कैसे भरनी है। फिर बात आती है सर, अगर जब आपने बताई तब नहीं भरी तो लेट भर देना, लेट रिटर्न। अगर हमने लेट रिटर्न भरी और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो रिवाइज भर देना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो हम एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहला सवाल हमारा था, हु इज लायबल टू फाइल रिटर्न? रिटर्न भरनी किसको है, राइट। तो देखिए, हर उस इंसान को रिटर्न भरनी है जिसकी टोटल इनकम, जिसकी टैक्सेबल इनकम या बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से क्रॉस करती है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपको बताया था मैंने। क्या पूछ रहे हो मुरली? नहीं, तो पे टैक्स कहाँ से आ गया? रिटर्न भरना, अच्छा सुनो, रिटर्न भरना और टैक्स पे करना दोनों अलग एस्पेक्ट है। इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं अगर रिटर्न भर रहा हूँ तो मुझे टैक्स भरना है। समझ लो बात, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर मुझे रिटर्न भरनी है तो मुझे टैक्स भी भरना है। अगर मेरा टैक्स नहीं बनता, मान लीजिए मेरी इनकम 5 लाख रुपए, आपको पढ़ाया हुआ मैंने, क्या 5 लाख रुपए अगर मेरी एग्जैक्टली इनकम है तो मेरा टैक्स बनेगा? ये बताइए। नहीं बनेगा। तो मैं रिटर्न तो भरूंगा पर टैक्स पे नहीं करूंगा। समझ लो, तो रिटर्न की बात सुनिए। तो कौन रिटर्न भरने के लिए लायबल है? जिसकी जीपीआर, जिसकी जीपीआर बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट से ज्यादा, मतलब इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख से, सीनियर है तो 3 लाख से, और सुपर सीनियर तो 5 लाख से ज्यादा। फर्म की कोई बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट होती नहीं है, कंपनी की कोई बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट होती नहीं है, इसलिए उनको हमेशा रिटर्न भरनी होती है, चाहे उसकी इनकम 1 रुपए भी चढ़ा। बोलो, ये बात समझ में आ गई? अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको रिटर्न, ओके। कंपनी और फर्म की बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट नहीं होती है, 0 होती है, इसलिए उनको हमेशा ही रिटर्न देना है। ये बात भी समझ में आ गई है? अब एक सवाल आता है कि सर मान लो मेरी इनकम नहीं है, मेरा लॉस है, तो क्या मुझे रिटर्न भरनी है? आप कह रहे हो ना कि इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा हो तो रिटर्न भरनी है। मेरी इनकम तो छोड़ो, लॉस है, तो क्या मुझे रिटर्न भरनी है? क्या लगता है? ये सब चीजें मैं आज समझाने के लिए बोल रहा हूँ। प्रोविजन बहुत आसान हो जाएंगे इससे अगर आपने इन सब बातों का जवाब मन में सोच लिया और रिस्पॉन्ड कर लिया। और अगर आप रिस्पॉन्ड यहाँ पे नहीं करेंगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल वे में। ऐसा नहीं है, वरना मैं आपको, मुझे तो आधा घंटा लगता है, ये पूरा चैप्टर पढ़ाने में आधा घंटा ही लगता मुझे, तो मैं फटाफट बता देता कौन सा क्वेश्चन क्या है, किसको रिटर्न भरनी है,
अब मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए आप रिप्लाई करते हैं। अगर मुझे लॉस हुआ तो रिटर्न भरनी है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा। अब एक बेसिक एग्जाम लिमिट से ज्यादा कैसे होगी भाई इनकम, आप समझ ही नहीं रहे। बोले सर बेसिक लिमिट से ज्यादा हो इनकम, तो हम कह रहे हैं लॉस, तो इनकम ज्यादा कहाँ से होगी? मैं बिजनेस करता हूँ और मुझे बिजनेस में 6 लाख रुपए का लॉस है, अब आप कैसे बोलोगे कि बेसिक लिमिट से ज्यादा है या नहीं? वो कोई इनकम नहीं है मेरी, बस ये इनकम आपके मुझे रिटर्न भरनी है या नहीं भरनी। ये पॉइंट पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, अगर पढ़ाया हुआ नहीं होता तो मैं आगे से बता देता, मैं आपको रिकॉल नहीं करवाता, बट पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपको याद है? अभिनव, अंजलि, अर्पिता, हिमांशु, जाह्नवी, नेहा, प्रेरणा, राघव, रिया, सोनल, शशांक, दिव्य। अरे भाई क्या पढ़ने आए हो ना क्लास में, रोजाना इन्विटेशन क्यों देना पड़ता है बोलने के लिए? क्यों? इस बुक के कहने से रिटर्न भरी जाएगी क्यों? जब आपको कहा कि इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो तो भरना है, तो फिर आपको क्यों भरनी है? तो आपको कहा गया था इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो रिटर्न भरनी है, आपका तो लॉस है, तो आपको रिटर्न क्यों? यस, आपको रिटर्न भरनी है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिन जिन लोगों ने लिखा है भरनी है, बिल्कुल भरनी है। आपको बताया था सेट ऑफ वाले चैप्टर में कि अगर आप अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न भरना नहीं चाहिए। रिटर्न अगर लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते तो मत करिए, लॉस के केस में आपको रिटर्न भरना जरूरी नहीं, बट अगर आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो रिटर्न भरना नहीं। आगे बात नहीं, ये बात आपको सेट ऑफ वाले चैप्टर में पढ़ाई हुई है। ओके, अब हुआ क्या कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कहा कि साहब हमारी तो इनकम 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है ना, बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि सर हमारी इनकम तो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं, इसलिए हम रिटर्न नहीं भरते। पर अगर देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम बहुत लोगों की। अब ऐसे लोग क्या करते थे कि 2 नंबर से पैसा कमाते हैं मान लीजिए, या कैसे भी पैसा कमाते हैं वो, पर वो कहते हैं हमारी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। डिपार्टमेंट ने कहा अच्छा 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है तुम्हारी इनकम, नहीं है सर, नहीं है तो सुनो, हम कुछ नए रूल एड ऑन करते हैं। तो उन्होंने एक 7th प्रोविजो इसमें इंट्रोड्यूस किया सेक्शन में, और क्या बोला कि अब आपको रिटर्न भरने के लिए 3 सिचुएशन हम और दे रहे हैं कि अगर आपकी इनकम बेसिक लिमिट से ज्यादा नहीं भी है तो भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, अगर इन 3 में से एक भी कंडीशन फुलफिल हो गई तो। सर कैसी कंडीशन? तो अगर पिछले साल में आपने अपने करंट अकाउंट में, बिजनेस करते हो तो करंट अकाउंट होगा, तो अगर पिछले साल में आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए डिपॉजिट किए, चाहे फिर प्रॉफिट कितना भी हो, 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं करंट अकाउंट में, तो आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी। समझ? तो बहुत से लोग क्या बिजनेस चला रहे हैं, बैंक में पैसा ले भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, पर फिर भी कहते हैं हमारे इनकम 2.5 लाख से कम है। तो क्या वो लोग इसमें पकड़ने आ जाएंगे? उसका कहा कि जो इंसान अपने लिए या किसी और के लिए अपने अकाउंट से फॉरेन ट्रेवल की टिकट बुक करता है, फॉरेन ट्रेवल की या फॉरेन टूर की टिकट बुक करता है, उसको भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन टूर, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन टूर। आप कहते हैं साल में 2.5 लाख से ज्यादा नहीं कमाता इसलिए रिटर्न नहीं भरता,
और आप फॉरेन टूर पे घूमने जा रहे हैं 2-3 लाख रुपए, तो बताइए पॉसिबल है ये कि बिना कमाए आप जा रहे हैं? नहीं। तो आपको भी बोला गया कि आपको भी रिटर्न भरनी पड़ेगी, समझ गए? तीसरा पॉइंट, और ये सबसे खतरनाक, अगर आपका पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पूरे साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, तो भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, चाहे फिर आपकी इनकम कितनी भी हो। अब सोचो, एक तरफ तो आप कहते हो कि मेरी 2.5 लाख से ऊपर इनकम नहीं है, और एक तरफ आप पूरे साल का 2 लाख रुपए का बिजली का बिल भरते हो, 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर मतलब 1,10, 1,20, 1,60 जो भी है। तो डिपार्टमेंट बोलेगा अच्छा, मतलब तू जितना कमाता है पूरा इलेक्ट्रिसिटी में लगा देता है, खाना पीना और कुछ है ही नहीं, कोई खर्चा ही नहीं है तेरा, तो रिटर्न भरो फिर बताते हैं हम तुमको, समझे? तो 3 लोगों को और मैंडेटरी किया, जिनके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हुए हैं, जिनका फॉरेन ट्यूब 2 लाख का हो, और जिसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा हो। इन तीनों को और बोल दिया कि आपको भी रिटर्न भरनी पड़ेगी। आगे बात समझना? अब आ जाइए सर, व्हाट इज रिक्वायरमेंट, कि अगर मुझे रिटर्न भरनी ही है तो मुझे क्या क्या चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए बोला कि आपको एक तो चाहिए पैन कार्ड और एक चाहिए आधार कार्ड, राइट? एक तो आपको चाहिए होगा पैन कार्ड और दूसरा आपको चाहिए होगा आधार कार्ड। पैन कार्ड आप सबको पता होगा, इसमें परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये इसलिए बोला गया है कि एक बार इनकम टैक्स में आपने जो नंबर ले लिया, लाइफ टाइम आपका वही नंबर रहेगा, इसलिए इसको PAN पैन नंबर बोला जाता है। ओके, ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। अल्फा न्यूमेरिक इसलिए बोलते हैं कि इसमें इस तरीके से होता है, पहले 5 अल्फाबेट होंगे, फिर 4 नंबर होंगे, फिर एक अल्फाबेट होगा, इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन, राइट? इसमें जो 4th अल्फाबेट होता है, ये आपका स्टेटस बताता है। स्टेटस का मतलब आप इंडिविजुअल है तो यहाँ पे P लिखा होगा, आप फर्म है तो यहाँ पे F लिखा होगा, आप HUF है तो यहाँ पे H लिखा होगा, आप कंपनी है तो यहाँ पे C लिखा होगा। इस तरीके से ये चीजें होती है। तो आप पेन नंबर देख के बता सकते हैं कि ये पेन नंबर फर्म का है, HUF का है या पर्सन का है, right? और 5th जो अल्फाबेट होता है, ये होता है आपका सरनेम का। 5th अल्फाबेट किसका होता है? सरनेम का होता है, राइट? ओके, बता दीजिए, बात क्लियर हो गई यहाँ पे कि पेन नंबर क्या होता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत आसान था, कि ऐसी 5 जगह बताइए जहाँ पे आपको पेन नंबर लिखना जरूरी है। क्या आपको पता है कहाँ पे पेन नंबर लिखना? ऐसी 5 जगह बताइए जहाँ पे कोटिंग ऑफ पेन नंबर, मतलब पेन नंबर लिखना मैंडेटरी। तो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो लिखना होता है, शेयर अकाउंट, शेयर के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो पेन नंबर लिखना है, अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो पेन नंबर लिखना होता है, बैंक में 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो पेन नंबर लिखवाना होता है, राइट? बोलो हाँ या ना? क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो पेन नंबर चाहिए होता है, लोन लेते हैं तो पेन नंबर चाहिए होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं, पेन नंबर चाहिए होता है, इनकम टैक्स के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन करते हैं आप, मतलब कोई भी पत्राचार जिसको बोलते हैं ना, एप्लीकेशन देना लेना जो भी है, उसमें पेन नंबर चाहिए होता है। तो याद हो जाएंगी 5 चीजें आपको। अभी नोट्स में लिखी हुई आप, टेंशन ना लीजिए उसकी। ओके, उसके बाद आधार नंबर लिखिए। अब देखिए, पेन नंबर का कंसेप्ट सेक्शन 139A में है, ठीक है? फिर आधार नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आए। आधार नंबर का कॉन्सेप्ट लेके आए तो क्या बोले कि भैया आधार नंबर के अंदर आपको क्या करना है कि आधार नंबर और पेन नंबर को लिंक कर देना है, क्योंकि आपका बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है, ठीक है? आपकी गैस सब्सिडी आधार से जुड़ी हुई है, आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आधार सबमिट है, हर चीज को लिंक कर दिया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं जॉब करते हैं, वहां से आपको सैलरी मिल रही है और आप आके इनकम टैक्स की करनी उसको क्यों ना करें, वो वहां से पकड़ लेगा कि आपको सैलरी मिली। तो ये सब चीजें इन्होंने क्या कर दी है, इंटरलिंक कर दी, ठीक है? थोड़े दिन में ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि आपको बताना नहीं पड़ेगा मैंने क्या कमाया। जैसे आप ऑनलाइन लॉगिन करेंगे ना, आपका आधार और पैन नंबर पकड़ के बता देगा कि आपने इस साल ये चीजें कमाई।
समझ गए? तो आप झूठ नहीं बोल पाएंगे कि नहीं, ये इनकम मैंने नहीं कमाई, इसका टैक्स नहीं दूंगा। ओके, अब एक बार मुझे यहाँ तक आप क्लियर कर दीजिए, क्या यहाँ तक आपकी सारी बात समझ में आ गई? तो मैं अब चल रहा हूँ प्रोविजन की तरफ। तो अब देखिए, मैं थोड़े सेक्शन आपको लिखा रहा हूँ। पैन नंबर के लिए सेक्शन चाहिए होता है 139A, काम आता है। आधार नंबर के लिए 139AA काम आता है। किसको रिटर्न भरनी है ये 139 में पता चलेगा। कब भरनी है 139(1) में पता चलेगा। रिटर्न लेट भरने के लिए 139(4) है। रिटर्न रिवाइज करने के लिए 139(5) है। डिफेक्टिव जो रिटर्न हम बोल रहे थे वो 139(9) है। रिटर्न यहाँ भेजने के लिए सिग्नेचर करने पड़ते हैं, ये सेक्शन 140 है। ओके, लॉस की रिटर्न जो भरनी है उसके लिए 139(3) है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न प्रोसेस होके जो इंटीमेशन आएगा वो 143(1) है, और स्क्रूटनी का जो नोटिस आएगा वो 143(2) है। ये इतने सारे सेक्शंस आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे, समझ गए? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आ जाइए मेरे साथ आगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए ध्यान से समझते जाइएगा अब सारी चीजें। हु इज लाइबल टू फाइल रिटर्न, अब मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीजें थ्योरेटिकली, सिर्फ मुझे आपको अंडरलाइन करवानी है। सेक्शन कौन से में आएगा 139(1) में आएगा। कंपनी को भरनी है क्योंकि उसकी बेसिक लिमिट 0 होती है, तो कंडीशन बताने की जरूरत ही नहीं है। फर्म को भरनी है, लोकल अथॉरिटी को भरनी है अगर उसकी इनकम लिमिट से ज्यादा। रेजिडेंट जिसकी फॉरेन असेट है, फॉरेन असेट वाले को तो भरनी पड़ेगी, जिसकी फॉरेन असेट उसे तो भरनी पड़ेगी ना, उसके लिए कोई लिमिट नहीं देखने की जरूरत। उसके अलावा कोई भी पर्सन, ये है हमारा मेन मुद्दा, कोई भी पर्सन जिसकी जीटीआई एक्सीड करती हो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को। आई बात समझ में? ऐसा कोई भी पर्सन जिसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक्सीड करती हो, ठीक है? ओके, और जो रिफंड चाहता है वो, इन लोगों को रिटर्न भरना मैंडेटरी है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कहा कि 7th प्रोविजो ऐड किया गया जिसके अंदर 3 लोगों को लायबल और किया गया है। कौन है वो 3 लोग? बताया था मैंने आपको, ए पर्सन अदर देन फर्म एंड कंपनी। बताओ यहाँ पे अदर देन फर्म एंड कंपनी क्यों बोला? क्या इनके करंट अकाउंट, फॉरेन ट्यूब या इलेक्ट्रिसिटी बिल से कोई मतलब नहीं है? अदर देन फर्म एंड कंपनी क्यों बोला? क्योंकि फर्म एंड कंपनी को तो वैसे भी हर हालत में रिटर्न भरनी ही भरनी, तो उसके लिए इन कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं। समझ गए? ठीक है, बाकी लोगों के लिए अगर 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में जमा किए गए हैं, अगर 2 लाख से ज्यादा खुद के लिए या किसी और के लिए फॉरेन ट्यूर पे खर्च किए गए हैं, अगर 1 लाख से ज्यादा का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया गया है, तो आपको रिटर्न भरनी होगी। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, इसलिए अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। दैट्स क्लियर? एक छोटा सा पॉइंट है, मान लीजिए इस साल आपने कुछ नहीं कमाया, नथिंग, सिर्फ 6 लाख रुपए का एलटीसीजी कमाया, और ये एलटीसीजी 54F के अंदर पूरा एग्जम्प्ट हो गया, तो आपकी टोटल इनकम जो है जीटीआई जो है वो नील। ध्यान से सुनिएगा, आपने 6 लाख का एलटीसीजी कमाया और 54F में एग्जम्पशन मिलने के कारण वो 6 लाख का एलटीसीजी आपका एग्जम्प्ट हो गया, राइट? तो वो जो 6 लाख आप जीते होगी 0, क्या आपको रिटर्न भरनी है? तो यहाँ स्पेशली बोला गया कि अगर आप 54 डी ई सी एफ जी जी ए जी बी इनके एग्जम्पशन लेना चाहते हैं और इनके एग्जम्पशन लेने से पहले आपकी इनकम नहीं पड़ेगी। आगे बात समझ? वैसे तो आपकी जीते कम हो सकती है एग्जम्पशन लेने के बाद, पर एग्जम्पशन लेने से पहले अगर आपकी जीते ज्यादा थी तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, क्योंकि हमें पता तो चले कि आपने कौन सी एग्जम्पशन ली, हमें पता तो चले ना आपने कौन सी एग्जम्पशन ले ली हमें बिना बताए। बोलिए, आगे बात समझ में यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
रिटर्न फाइलिंग होगी तो जरूरी है क्या टैक्स? नहीं, कोई जरूरी नहीं टैक्स देना पड़ेगा, इट्स नॉट नेसेसरी। टैक्स तो बनता है तो दो, टैक्स तो हमने कैलकुलेट करना पड़ा था ना, हमने सीखा था टैक्स कैलकुलेट करना, तो टैक्स तो बनेगा तो देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं देंगे। आगे आई बात रिटर्न ऑफ इनकम। मैं आपको ऑलरेडी ऑनलाइन दिखा चुका हूँ कि 7 फॉर्म रिटर्न के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा फॉर्म किसके लिए? अब आपको साइट पे जाके तो नहीं देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिख के दे दिया है आपको कि कौन सा फॉर्म किसके लिए है, राइट। और ITR V मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन फॉर्म है कि जब आप अपना पूरा रिटर्न भर देते हैं तो इस वेरिफिकेशन फॉर्म से आपको उसको भेजना होता है। आप उसको विदाउट DST भी भेज सकते हैं, DST भी भेज सकते हैं और E-वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब देखो, जब आप ये नोट्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि हमने जो चार्ट बनाया था उसकी क्या वैल्यू थी। जब आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो चार्ट में डिस्कशन की थी उसकी क्या वैल्यू थी, सारी चीजें वहां पे हमने कवर कर ली थी। ओके, बता दीजिए कोई डाउट यहाँ तक? मैं हर पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, तो कोई भी डाउट हो तो उसी पॉइंट पे पूछ ले। हाँ सर, रिटर्न फाइलिंग में हमने जो कैलकुलेशन करना सीखा था वही होगा। हाँ वही होगा जो हमने असेसमेंट पढ़ा था ना, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ HUF फॉर्म, AOPVI जो भी पढ़ा था, वो वहां पे जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं सेम वही है, बस उसको इस फॉर्म में भरना है और इस फॉर्म में सबमिट कर देना। चलिए आगे आ जाइए, सेक्शन 139(1), इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, हम वहाँ पे ये बोला था ड्यू डेट होती है, पर डिस्कस नहीं किया था कितनी होती है, तो ड्यू डेट डिस्कशन अब कर रहे हैं हम, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, अगर किसी पर्सन की इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, अगर किसी पर्सन के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है, वो फॉरेन से भी डील करता है, तो उस केस में उसको रिटर्न भरनी है सबसे आखिरी में, और वो है 30 नवंबर को। तो उसको रिटर्न कब भरनी है? 30 नवंबर को भरनी है सबसे आखिरी। डन। ओके, उसके बाद जिसको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, जिसको टैक्स ऑडिट, याद है आपको एक सेक्शन पढ़ा था 44AB हमने, टैक्स ऑडिट, तो जिसको टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है उसको रिटर्न भरना है 31 अक्टूबर को। कब भरना है? 31 अक्टूबर को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा? वेयर द कंपनी इज नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, वेयर द कंपनी हैविंग नो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। देखो, कंपनी की ऑडिट हमेशा होती है, अपने ऑडिट में पढ़ा है ना, क्या हमने ऑडिट में पढ़ा है कि कंपनी की ऑडिट हमेशा होती है? यस। तो ऑडिट हमेशा होती है तो उसके लिए फिर टर्नओवर वगैरह मैटर नहीं करता, उसकी सीधी डेट क्या कर दी गई? अक्टूबर कर दी। और बाकी लोगों के लिए कहा कि अगर ऑडिट होनी है तो 31 अक्टूबर है, और ऑडिट नहीं होनी है तो 31 जुलाई है। ये समझिए एक साथ। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिन लोगों का, चाहे वो इंडिविजुअल हो, HUF हो, फॉर्म, कंपनी, कोई भी हो, जिन भी लोगों का इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है उन्हें 30 नवंबर को रिटर्न फाइल करनी है। जिन लोगों की ऑडिट होनी है उन्हें 31 अक्टूबर को फाइल करनी है। अब कंपनी के लिए हमेशा ऑडिट होती है, इसलिए उसका 31 अक्टूबर फाइनल है। बाकी हमें अगर ऑडिट करवानी है तो 31 अक्टूबर है, और अगर हमें ऑडिट नहीं करवानी है तो 31 जुलाई को हमें रिटर्न भरनी होगी। आगे बात सुन। अब एक पॉइंट बीच में रह गया, ये क्या है ये समझ। मान लीजिए कि मेरी पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होनी है, तो क्या पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न से पहले मेरी रिटर्न जा सकती है? क्योंकि उसके अकाउंट फाइनल होंगे, उसकी चीजें फाइनल होगी, उसमें कुछ एडलेस होगा, तो उसमें से ही मुझे शेयरिंग मिलने वाली है। तो इसलिए बोला गया कि अगर आप जिस फर्म में पार्टनर हैं और उस फर्म की ऑडिट होनी है तो आप भी अपनी रिटर्न 31 अक्टूबर को भर सकते हैं। समझ गए? अगर आप जिस फर्म में पार्टनर है उस फर्म की ऑडिट होनी है तो आपकी भी ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ के क्या हो जाएगी? 31 अक्टूबर हो जाएगी, चाहे आपकी खुद की ऑडिट ना होती हो पर आपकी फर्म की ऑडिट होनी चाहिए। बता दीजिए, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए।
यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। है सर ये तो क्या बोल रहे हैं, ये तो ऑडिटेड किसके लिए है एक्सेप्ट कंपनी? सर ये टू बी ऑडिटेड किसके लिए? सबके लिए, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म एओपी बीओआई कोई भी हो, एक कंपनी की तो ऑडिट हमेशा होनी है, तो उसके लिए तो आप भूल जाइए, वो तो 31 अक्टूबर फिक्स कर दीजिए। बाकी कोई भी लोग, चाहे इंडिविजुअल है, चाहे एचयूएफ है, चाहे फॉर्म है, चाहे एओपी है, चाहे बीओआई है, चाहे लोकल अथॉरिटी है, चाहे कोई भी है, जिसकी भी ऑडिट होनी है उसकी डेट 31 अक्टूबर, और जिसकी ऑडिट नहीं होनी है उसकी 31 जुलाई। बोलिए, क्लियर है? आगे आगे 234A, क्या थोड़ी देर पहले ही हम 234A पढ़, एडवांस टैक्स वाले चैप्टर में 234A पढ़ाया था मैंने आपको, और ये भी बोला था इसका रेफरेंस आगे आएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, इंटरेस्ट फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आप रिटर्न ऑफ इनकम लेट फाइल कर रहे हैं तो आपको कितना 1% पर मंथ का और पार्ट ऑफ द मंथ का, किस अमाउंट का, जितना टैक्स बाकी है उसका, कब से कब तक। अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी है तो ड्यू डेट के अगले दिन से लेके जिस दिन रिटर्न भरी वहां तक का इंटरेस्ट। बोलो सही है? ड्यू डेट के अगले दिन से जिस दिन वाकई में रिटर्न भरी वहां तक का इंटरेस्ट। और मान लीजिए आपने अभी तक भी रिटर्न नहीं भरी, तो ड्यू डेट के अगले दिन से लेके जिस दिन असेसिंग ऑफिसर आपको बुलाएगा और बुला के आपकी इनकम फाइनल कर देगा उस दिन तक। बता दीजिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल। यहाँ तक किसी के कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए। नहीं है? ओके, तो चलिए आज इतना ही करते हैं, कल हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे। ज्यादा नहीं बचाएंगे, थोड़ा सा ही है। मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।